कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। हम लोग का चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली यहाँ पे 3.1 को हल करने से पहले ना देखिए, इसमें हम लोग को ना प्रश्न पूछेगा, संख्याएं दी गई रहेंगी और उनका हमें गुणनखंड करना रहेगा या तो उनका गुणज करना रहेगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, गुणज और गुणनखंड को हम लोग समझ लेते हैं। गुणज का मतलब होता है ना कि पहाड़ा पढ़ना, है ना। कोई भी आपके पास संख्या दे दे, उसमें 1, 2, 3 इस प्रकार से जो भी प्राकृतिक संख्याएं रहती है ना, उनका गुणा आप करते जाइए। देखिए यहाँ एक बार हम लिख भी देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं रहती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अनंत तक, जहाँ तक आप लिखते चले जाएं। ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, हम गुणज का चर्चा कर लेते हैं। गुणज का मतलब होता है, देखिए एक बार हम बताते हैं। देखिए 7, संख्या 7 का ही हम बताते हैं। 7 का गुणज है ना। 7 का गुणज का हम लोग बात करें तो 7 के पहाड़े में मतलब यहाँ पे जो भी प्राकृतिक संख्या है, इसमें बारी बारी से आप 1 से गुणा करिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस प्रकार से गुणा करते जाएंगे ना, तो इसके गुणज आप प्राप्त करते जाएंगे। 7 की गुणज कौन होगा, जब यहाँ पे 1 से आप गुणा कर देंगे 7 का 1 में, तो पहले तो एक संख्या आपको 7 मिलेगी। फिर यहाँ पे जब संख्या 7 का फिर 2 में गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14 मिलेगा, है ना। एक तरह से पहाड़ा ही पढ़ते जाना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि 70 पर रुक जाना है ना, उससे भी आगे 77 भी होगा, है ना। इसके गुणज 77 भी होगा, इस प्रकार से आगे भी। यहाँ पे 7 हो गया, 14 हो गया, 7 3 21 हो जाएगा। 7 का गुणा 4 से कर देंगे, 7 4 28 हो जाएगा, 28 हो गया। 7 5 35 हो गया, 5 का गुणा कर देंगे तो इसी प्रकार से आपको अनेक यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक 7 के गुणज आपको प्राप्त होते रहेंगे। कोई भी संख्या रहेगा उसका गुणज ना आपको अपरिमित रूप से अनेक प्राप्त होगा, है ना। 7 का हमने लिख दिया, 5 का भी लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं 5 का गुणज। चलिए हम लोग 5 का गुणज लिखते हैं। 5 का यहाँ पे 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 5 में हो जाएगा। फिर 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 6 30, ठीक है। इसी प्रकार से अनंत रूप से, है ना। यहाँ पे किसी से भी आप गुणा करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 का यदि इसके आगे गुणज की बात करें तो 5 में यदि 100 का भी गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा। 520 का 5 का एक गुणज ही होगा, है ना। ये सब गुणज है ना। इसी प्रकार से हमने 7 का और 5 का गुणज बता दिया। गुणज का मतलब रहता है कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाइए, ठीक है। 1 से गुणा कर देंगे, जो पहले तो एक जो भी संख्या रहेगी, मतलब यहाँ पे 7 है तो 7 का 1 में गुणा कर देंगे तो पहले तो एक स्वयं ही संख्या यही रहेगा, जो भी संख्या रहेगा। फिलहाल में 7 है तो 7 का हो गया। 7 का 1 के साथ गुणा कर दिया गया तो 7 मिला, है ना। 7 का फिर 2 के साथ गुणा कर देंगे तो 14 मिला। 7 का फिर 3 के साथ, इसी प्रकार से जो जितना आपको चाहिए उतनी प्राकृतिक संख्याओं से आप गुणा कर देंगे तो उतने आपको गुणज प्राप्त हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे अपरिमित रूप से अनंत आपको मिलेंगे गुणज। चलिए ये हो गया। गुणनखंड को हम लोग समझते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है ना, चलिए एक बार लिखते हैं। यदि हम लोग गुणनखंड 7 का प्राप्त करना चाहें, चलिए लिख देते हैं 7 का गुणनखंड। अब 7 का गुणनखंड की हम लोग बात करेंगे तो वो कौन सी संख्याएं हैं जो 7 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। तो 7 को पूरी तरह से विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखिए एक सब में रहेगा, है ना। एक क्या रहेगा, कोई भी संख्या रहे उसमें यदि 1 से भाग देंगे तो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, है ना। तो एक सब में रहेगा, है ना, 1 हो जाएगा। 7 को और कौन पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, और एक स्वयं संख्या यही है ना, 1 है। यहाँ पे जो 7 की गुणनखंड की बात करें तो कौन कौन सी संख्या 7 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। 1 क्या कर देगा, 7 में पूरी तरह से भाग देंगे तो 7 बार में विभाजित कर देगा। और 7 को यदि हम लोग 7 से विभाजित कर देंगे, एक ही बार में पूरी तरह से विभाजित कर देगा, है ना। चलिए कोई और एग्जांपल ले लीजिए। हम लोग लिखते हैं 15 का गुणनखंड। देखिए 15 को कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। देखिए एक तो ये इसको कर ही देगा पूरी तरह से विभाजित। 3 भी, 3 5 15, 3 क्या कर देगा, संख्या जो 3 है यह उसको 5 से बार में पूरी तरह से इसको 15 को विभाजित कर देगा, ठीक है। और कौन संख्या कर सकती है, 5 जो है वो 15 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। कितनी बार में, 3 बार में विभाजित कर देगा। और एक स्वयं संख्या 15 भी है ना। 15 भी क्या कर देगा, इसको 15 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा एक ही बार में, है ना। यही है सब गुणनखंड। यहाँ पे देख रहे हैं गुणनखंडों की संख्या हमेशा सीमित रहेगी, है ना, परिमित रहेगा। और यहाँ पर जबकि गुणज में हम लोग देख रहे हैं तो अनंत रूप से अनेक है, ठीक है। जितना हम लोग गुणा करते जाएँ उतने हमें प्राप्त होते जाएंगे गुणज। लेकिन यहाँ पे जब भी गुणनखंड की हम लोग बात करें तो यह परिमित है ना, सीमित है। यहाँ पे देख रहे हैं 7 के केवल 2 गुणनखंड बन रहे हैं, यहाँ 15 के 4 बन रहे हैं। इसी प्रकार से कोई और संख्या का भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं 20 का गुणनखंड। इसका लिखते हैं। चलिए 20 को कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं। देखिए पहले तो एक ही क्या कर देगा, 20 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। एक सब में उभयनिष्ठ रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे गुणनखंड में एक सबको विभाजित कर देगा, एक हो गया, चलिए 2 भी कर देगा, 2 इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 3 नहीं कर पाएगा, लेकिन 4 पूरी तरह से इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा 20 को, है ना, 4 5 20, 5 बार में। चलिए संख्या 5 भी है, इसको क्या कर देगी 4 बार में, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 बार में पूरी तरह से इसको विभाजित कर देगा, ठीक है। 5 के बाद सीधा 10, संख्या जो 10 है वो क्या कर देगा 2 बार में 20 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। और कौन सी संख्या बन रही है, 1 20, जो भी यहाँ पे रहेगी इस संख्या ना, वह स्वयं संख्या है ना, वो उसको पूरी तरह से विभाजित कर देगी। जैसे 7 है तो 7 को 7 पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 15 है तो 15 पूरी तरह से एक ही बार में विभाजित कर देगा, 20 जो स्वयं 20 है वो 20 को पूरी तरह से एक ही बार में विभाजित कर देगा, है ना। तो यही हमने समझा, गुणज का भी मतलब हमने बता दिया और यहाँ पे हमने गुणनखंड का भी मतलब आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन सबको हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं ना, समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, किसी संख्या का, आप इसको ना कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा इन सब पॉइंटों को। यहाँ पे दिया हुआ है किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है ना, कह रहा है ना कि कोई भी संख्या रहे उसके जितने भी गुणनखंड रहेंगे, है ना, जो भी उसका गुणनखंड है उसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। हमने यहाँ पर बताया, जैसे यहाँ पर 15 है, अब 15 से यहाँ पे जितने इसके गुणनखंड है, इससे यदि हम लोग भाग देंगे, जैसे 15 ही है, 15 को ही हम लोग ले लें, यदि 1 से आप भाग देंगे ना, 1 से भाग देंगे तो 15 बार में इसको क्या कर देगा पूरी तरह से विभाजित कर देगा। और यहाँ पर 3 से भी हम लोग भाग देंगे तो इसको 15 को क्या कर देगा 5 बार में पूरी तरह से विभाजित कर देगा, है ना, 3 5 15 पूरी तरह से विभाजित कर दिया। इसी प्रकार से आप 5 से भाग देंगे तो 3 बार में पूरी तरह से विभाजित कर देगा। और जो स्वयं वाली बात है ना, यहाँ पे 15 है, 15 का एक गुणनखंड 15 भी होता है, 15 से यदि 15 में ही भाग देंगे तो एक ही बार में क्या कर देगा शेषफल 0 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया, इसको हमने पढ़ लिया, इसको समझ लिया। आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हम लोग को दे दिया गया ना, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। इसका क्या मतलब हुआ ना, कह रहा है कि जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे 20 ही लिख दिए, 20 लिख दिए, 20 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणते 5, यहाँ पे 4 5 20 हो गया। अब देखिए जो संख्या 20 है ना, इसका एक गुणनखंड कौन है 4 भी है, इसका गुणनखंड 4 से 20 में भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 5 से भी भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा, है ना। तो संख्या 20 के ये 2 गुणनखंड बने, है ना, 2 गुणनखंड है। लेकिन इन गुणनखंडों के लिए यहाँ पे जो यह संख्या है इनके लिए गुणज है ना। जैसे आप 4 का जैसे पहाड़ा पढ़ते जाएंगे ना, तो 4 के पहाड़े में आपको 20 भी मिलेगा, है ना। वही 5 है तो 5 के भी पहाड़े में आपको 20 मिलेगा, है ना। यहाँ पर 20 के ये सब क्या है गुणनखंड है, ये दोनों बने, ये गुणनखंड बने। और जो ये दोनों संख्याएं हैं, है ना, 4 और 5, जो यहाँ पे 20 के लिए दोनों गुणनखंड है 4 और 5, लेकिन यहाँ पे 4 और 5 के लिए 20 क्या है गुणज है ना। देखिए इसके इनके क्या है 4 और 5 के इन दोनों के ये गुणज है, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल से आपको हम बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने चलिए 14 ही लिख दिया, ठीक है। तो 14 के चलिए हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर देते हैं, 7 दूना 14, 2 और 7 यहाँ पे इसके गुणनखंड बने, है ना। गुणनखंड तो यहाँ पे 14 का एक भी बनेगा, 14 भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमने गुणनखंड के लिए गुणनखंड कर दिया 7 गुणते 2 लिख दिया, यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 के 2 गुणनखंड ये बने, है ना, 2 गुणते 7। अब 2 से भी हम 14 में भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा, यहाँ पे 7 से भी हम लोग 14 में भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे 14 के ये दोनों क्या है, ये गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ पर ये बने गुणनखंड, और यहाँ पे 7 और 2 के यह क्या है गुणज है ना। 2 का भी हम लोग पहाड़ा पढ़ते जाएं, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 इस प्रकार से, 2 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, इस प्रकार से गुणा करते जाएं तो एक बार आपको 14 जरूर मिलेगा, है ना। वही 7 का भी 7 में यदि 1 2 से गुणा करते जाएं 2 बार में ही मिल जाएगा। यहाँ पे 7 का 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपको 14 मिल जाएगा। तो इसके लिए इन दोनों संख्याओं के लिए 14 क्या है गुणज है ना। जैसे 2 का हम लोग गुणज लिखे ना, तो एक तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से करते जाएंगे तो आपको 14 भी मिलेगा, है ना। और वहीं जब यहाँ पे 7 के आप गुणज लिखते जाएं तो यहाँ पे पहला तो 7 ही हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दूसरी बार में ही आपको मिल जा रहा है ना। फिर आगे भी संख्याएं रहेंगी 7 21 इस प्रकार से इसके अनेक गुणज रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस संख्या के ये गुणनखंड है ये दोनों, है ना, इनके इन दोनों जो गुणनखंड है 14 के जो दोनों गुणनखंड है इनके लिए क्या है ये इन दोनों संख्याओं का गुणज है ना। 2 के पहाड़ा में भी 14 मिलेगा और 7 के भी पहाड़ा में 14 मिलेगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। जो ये संख्या है ना, इनके जो भी गुणनखंड बन रहे हैं इनके लिए इन गुणनखंडों का यह क्या है, यह संख्या है एक गुणज है, ठीक है। तो इसको भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है ना एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जो संख्या 1 है ना, वो आप कोई भी संख्या लिख दें, वहाँ पे ना कोई भी संख्या हम 100 भी लिख दें तो 100 को क्या कर देगी एक ना हमेशा पूरी तरह से विभाजित कर देगा। हमने यहाँ पे गुणनखंड जब लिखा तो हमने बताया भी 7 रहे 15 रहे 20 रहे कोई भी रहे तो यहाँ पे एक इसमें रहेगा ही, एक इसमें रहेगा ही, स्वयं में भी संख्या रहेगी, है ना।
यहाँ पे एक क्या कर देगा, किसी भी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए 14 ही ले लें। 14 के हम लोग सभी गुणनखंड लिखें तो कौन कौन से होंगे, देखिए 14 बराबर हम लिखते हैं 14 की कौन कौन से गुणनखंड है। एक भी हो जाएगा, एक तो सबका रहेगा, 2 भी हो जाएगा, 2 के बाद सीधा आपको 7 मिलेगा, है ना, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एक यहाँ पे 14 मिलेगा। तो हमेशा एक तो सबका ही रहेगा, है ना, एक से कोई भी संख्या रहे एक से भाग देंगे तो उतनी ही बार में 14 में भाग देंगे तो 14 ही बार में पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, ठीक है, ये भी समझ लिया हमने। चलिए अब चौथा पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे जो प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। जाहिर सी बात है कोई भी संख्या हम लोग लिख देना, जैसे यहाँ पर हमने 14 ही लिख दिया, 14 के सभी हमने गुणनखंड लिखा ना, तो यहाँ पर आपको 14 मिलेगा भी। प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणनखंड होता ही होता है ना, वह एक बार में पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। यदि हम लोग 100 के भी गुणनखंड लिखें हम लोग, चलिए इस प्रकार से, यदि 100 के भी आप लिखना चाहें ना, तो यहाँ पे 100 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, फिर 4 भी बनेगा, फिर 5 भी बनेगा। इस प्रकार से जो अंतिम वाला हम लोग को गुणनखंड मिलेगा ना, वह हमें 100 भी मिलेगा, है ना, 100 मिलेगा। और 100 क्या कर देगा, इस 100 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, है ना। कोई भी संख्या लिख दें उसका एक गुणनखंड आपको वह स्वयं संख्या मिलेगी ही मिलेगी। इस चौथे पॉइंट को भी हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं पाँचवें पॉइंट। पाँचवा पॉइंट हमें दे देगा ना, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है ना। विभाजक मतलब पूरी तरह से उसमें भाग चला ही जाएगा, है ना। कोई भी यहाँ पर हमने गुणनखंड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने 14 का सभी यहाँ पे गुणनखंड हमने लिख दिए, 1 है, 2 है, 7 है। इस संख्या के वही सब गुणनखंड होंगे जो इसको क्या कर दें, पूरी तरह से डिवाइड कर दें। अभी हम लोग 1 से क्या कर देंगे, 14 में भाग देंगे तो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा 14 बार में। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 7 बार में, 7 से भाग देंगे तो 2 बार में, 14 से भाग देंगे तो 2 बार में, नहीं 14 से भाग देंगे तो एक ही बार में पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार 100 के जितने भी गुणनखंड रहेंगे वही क्या कर देंगे, इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, 2 से भी देंगे, 4 से भी देंगे, 5 से भी देंगे, 10 से भी देंगे, तो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा जितने सारे इसके गुणनखंड रहेंगे। चलिए ये बात भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, ये कथन भी। चलिए आगे आ जाते हैं। दिया हुआ है ना, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है ना कि कोई भी संख्या आप लिख दें ना, तो उसके जितने भी आप गुणनखंड लिख दें, या तो वह बराबर रहेंगे, सब जितने भी गुणनखंड है वो बराबर रहेंगे, या तो उस संख्या से छोटे ही रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहीं पर आप देख लीजिए, जैसे 14 का ही हम लोग देख लें, इनके हमने सभी यहाँ पर गुणनखंड लिख दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो या तो यहाँ पे 14 के बराबर इसका गुणनखंड मिल रहा है, या तो इससे सब छोटे ही है ना। 14 से 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 7 भी छोटा है, या तो उसके बराबर है ना। अब इससे बड़ा नहीं हो सकता। जो भी यहाँ पर 14 ही संख्या हम लोग लिखें तो यहाँ पे अब कोई इससे 14 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती, है ना, कि इसको 14 कोई विभाजित कर दे। ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, वही स्वयं संख्या है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो क्या कर दे, 14 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो यहाँ पे यह भी बात हमने समझ लिया कि यहाँ पे कोई भी संख्या रहे उसके जितने भी हम लोग गुणनखंड लिख दें, पूरे सभी गुणनखंड लिख दें, तो वह स्वयं संख्या जो रहेगी ना, वही सबसे बड़ी गुणनखंड रहेगी, है ना, और बाकी सब छोटे रहेंगे। तो यही है, इस कथन को भी हमने समझ लिया। और चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। परिमित मतलब लिमिट रहता है ना, कि यहाँ पे जैसे हमने 14 का लिखा हुआ है ना, तो 14 के यहाँ पे सभी हमने गुणनखंड लिखा है, तो इसके सिर्फ 4 ही गुणनखंड हमें मिल रहा है। यहाँ पे एक यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गिनती कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 है। यहाँ पे 14 के कुल 4 गुणनखंड है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो 100 के गुणनखंड हम लोग लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे फिर 10 बनेगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 20 25, इस प्रकार से जितने भी इसके गुणनखंड बनेंगे ना, इनकी संख्या परिमित है ना, इनकी लिमिट है। और यहाँ पे 100 से अधिक नहीं हो सकता, है ना। और वो भी ध्यान देंगे जैसे कि यहाँ पे 3 नहीं बना, ठीक है, 1 2 3 3 क्या है संख्या, यहाँ पे 100 का ना गुणनखंड नहीं है। उसी प्रकार से 6 की बात कर रहे हैं तो इस 100 का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे 5 के बाद फिर 10 बनेगा, 10 के बाद 20 25 50 बनेगा, इसी प्रकार से, और 100 लास्ट वाला 100 रहेगा। इसी प्रकार से इनकी जो कोई भी संख्या रहे उनके गुणनखंडों की संख्या सीमित है ना, परिमित है। चलिए इसको भी हमने समझ लिया। दिया हुआ है ना कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। अब बात कर रहा है गुणज का, है ना। अब बात है पहाड़ा पढ़ने वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते थे, चलिए हम 5 का ही लिख देते हैं। 5 के हम लोग गुणज लिखते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का आप गुणा करते रहिए। एक तो स्वयं होगा, 5 का 1 में गुणा कर देंगे, हमने बताया कि 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से करते रहिए। 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो 5 मिल जाएगा, फिर 5 का आप 2 में गुणा कर देंगे तो 10 मिल जाएगा, फिर 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो 5 3 15 मिल जाएगा, फिर 5 6 का 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अनंत, इसी प्रकार से आपको अपरिमित रूप से यानी कि यहाँ पे गुणज प्राप्त होंगे, है ना। 5 के हमने
अपरिमित रूप से यानी गुणज प्राप्त होता रहेगा। जितने आप लोग प्राकृतिक संख्याएं से गुणा करते जाएंगे उतनी यहाँ पे गुणज प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 तक ही किया, आगे भी करेंगे तो 25 मिलेगा, 30 मिलेगा, इस प्रकार से मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 की गुणज है। तो यहाँ पर ये बता रहा है गुणज क्या है ना कि उस संख्या से बड़ा होगा या बराबर होगा। देखिए देख रहे हैं ना कि जो 5 के यदि हमने गुणज लिखा ना तो यहाँ पे या तो इससे बराबर है या तो सभी बड़ा है ना, 10 भी बड़ा है, 15 भी बड़ा है, 20 भी बड़ा है। यहाँ पर जब गुणज की बात करेंगे तो गुणज क्या रहेगा, या तो उस संख्या के बराबर रहेगा या तो उससे जो भी संख्याएं रहेंगी जो 5 की गुणज है ये सब उससे बड़े ही रहेंगे, है ना। चलिए 10 का भी लिखना रहेगा तो हम लिख देते हैं। चलिए 10 के गुणज, 10 के गुणज की हम लोग बात करेंगे तो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1 का गुणा कर दिया गया, इसी संख्या में 1 से गुणा करके लिखेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी प्रकार से 50 हो गया। इस प्रकार से हमने गुणज लिख दिया। अनंत रूप से होंगे। 10 का गुणज हमने लिख दिया ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 का गुणज यहाँ पे 10 के बराबर है या तो, और जो सारी संख्या है ना सब क्या है 10 से बड़ा ही है। यहाँ पे देख रहे हैं 20 है, 30 है, तो यहाँ पे एक तो इसके बराबर ही गुणज रहेगा, बाकी सब इससे बड़े ही है ना। चलिए इस पॉइंट को भी हमने समझ लिया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है ना, मतलब यहाँ पे आप गिन नहीं सकते। जैसे यहाँ पर हमने 10 का ही गुणज लिखे ना, 10 के गुणज लिखे ना, तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 1 से गुणा किया तो ये मिला, 2 से किया तो 3 से, 4 से, 5 से, इसी प्रकार से गुणा करते जाएंगे ना तो अपरिमित रूप से आप अनंत प्राप्त करेंगे, है ना। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि 100, 200, 300 इस प्रकार से नहीं है कि मतलब कुछ इसका लिमिट है ना। आप जितना गुणा करते जाएंगे उतने आपको यहाँ पे गुणज प्राप्त होते जाएंगे किसी भी संख्या के। चलिए इस कथन को भी हमने समझ लिया। यहाँ पे जबकि यहाँ पर देखिए गुणजों की बात करेंगे ना तो अपरिमित है, लेकिन जब गुणनखंडों की बात करेंगे तो हम लोग को पता है कि गुणनखंड क्या है, यहाँ पे परिमित है ना। इसको हमने समझा, आगे पीछे समझ लिया है। चलिए यहाँ पर दिया प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। जैसे कि हम लोग बात करें 10 के हमने गुणज लिख दिया ना, तो प्रत्येक संख्या का स्वयं तो एक स्वयं संख्या मिलेगा ही मिलेगा, है ना। 10 का यदि 5 के भी हम लोग गुणज लिखे हुए हैं तो 5 का एक स्वयं गुणज 5 भी मिलेगा, है ना। फिर आगे सब बड़ी संख्याएं रहेंगी, इसका 2 गुना 3 गुना इस प्रकार से रहेगा। लेकिन जो कोई भी संख्या लिख दें उसका आप गुणज लिखे हुए तो पहली शुरुआत तो वहीं से होगा, उसे वही संख्या रहेगी। यदि 20 भी लिखे, 20 का कौन सा गुणज है तो पहले 20 का लिखेंगे तो 20 का पहले 20 ही संख्या रहेगा, है ना, 20 रहेगा, फिर 40, फिर यहाँ पे 60, इसी प्रकार से रहेगा। पहले तो स्वयं संख्या वही रहेगी, जैसे 10 के गुणज है तो पहले स्वयं यही 10 संख्या है। चलिए ये हो गया। 11वां हम लोग को दे दिया गया है ना, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है ना। संपूर्ण संख्या पूछ देगा आपको प्रश्न में कभी, तो आपको इस प्रकार से बताना है कि यहाँ पे कोई भी संख्या आपको लिख दे, उसके यदि आप गुणनखंड किए, गुणनखंड करके सबका योग किए ना, तो जो भी आपके संख्या दी गई है उससे वह 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना आना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे संपूर्ण संख्या। एग्जाम्पल के लिए चलिए 6 है, 6 का हम लोग उदाहरण लेकर देखते हैं। 6 भी है, 28 भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम उदाहरण लिख कर देखते हैं। यहाँ पे 6 के हम लोग गुणनखंड लिखते हैं। गुणनखंड 6 के कौन कौन से गुणनखंड है, एक तो पहले स्वयं संख्या एक ही है, एक सबका गुणनखंड रहेगा, फिर 2 भी 2 है। यहाँ पे 6 को क्या कर देगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, है ना। तो यहाँ पर एक तो 2 हो गया और 3 भी हो जाएगा, 3 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और एक संख्या स्वयं 6 है ना। तो यहाँ पे कुल 4, यहाँ पे कुल 4 गुणनखंड मिले, यहाँ पे 6 के कुल 4 गुणनखंड है। अब इनको जोड़ेंगे ना तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि इसका 2 गुना रहेगा, जो दी गई संख्या रहेगी। चलिए सबको जोड़ते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 6 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो गया। यहाँ पे यहाँ तक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 यहाँ पर भी है, 12 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, जो भी दी गई संख्या से 2 गुना हो जाएगा तो इस संख्या को क्या बोल देंगे, संपूर्ण संख्या बोल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे 28 भी है। चलिए 28 का भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। 28 का 2 गुना आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं 28 के गुणनखंड। 28 का कौन कौन सा गुणनखंड बनेगा, एक तो पहले बनेगा ही बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 इसका नहीं गुणनखंड है ना, 3 इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 9 27 होता है, तो यहाँ पे 3 नहीं पूरी तरह से डिवाइड कर पाएगा। 4 4 7 28 होता है, 4 7 28 होता है ना, तो 4 भी इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, है ना। 5 भी नहीं बनेगा, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 भी नहीं है, 7 7 बनेगा, है ना, 7 चौक 28, ये हो गया। अब बनेगा 14, 14 दूना 28 होता है। चलिए और एक संख्या स्वयं में ही बनेगी 28। इन सबको आप जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे 28 का 2 गुना आपको प्राप्त होगा। तो जोड़ते हैं हम लोग इसको, 1 को जोड़ना है, 2 को जोड़ना है,
प्लस 4 को प्लस 7 को प्लस 14 को प्लस 28 को, यहाँ पे 4 है, जोड़ेंगे देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और फिर इसमें जोड़ देंगे 7 14 हो जाएगा, और 14 फिर यहाँ पे 14 28 हो जाएगा, और 28 दूना 56 हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ जोड़ने पर आपको 56 मिला। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, बराबर आपको 56 मिलेगा, जो कि क्या है 28 का 2 गुना है। तो यहाँ पर 28 को क्या बोल देंगे, संपूर्ण संख्या। जो कोई भी संख्या रहे उसके जो भी जितने भी सारे आप गुणनखंड करें, गुणनखंड कर कर आप जोड़ेंगे सबको ना, तो यहाँ पे दी गई संख्या से 2 गुना मिलेगा, है ना। यहाँ पे 28 दूना 56 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दी गई संख्या ये संपूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हम लोगों ने सभी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पॉइंट थे हमने सबको समझ लिया। आप नोटबुक में इन सबको नोट कर लीजिएगा। अब इन सभी पॉइंटों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया ना, अब प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लोग आसानी से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड हम लोग को लिखना है ना। चलिए हम लोग लिखते हैं, हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को। इसमें भी हम लोग ए को हल करेंगे, जो कि हमें 24 दे देगा, है ना। तो देखिए 24 के हम लोग सभी गुणनखंड करें तो यहाँ पे 24 बराबर 24 गुणते 1 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। पहले तो 1 बन जाएगा, इसको निकालना किस प्रकार से हम बता रहे हैं किस प्रकार से आपको निकालना है। देखिए ये हो गया, फिर आप इसको करिए 24 बराबर, अब 2 इसमें सम्मिलित कर दीजिए, 12 दूना 24 भी होता है ना, तो यहाँ पे 2 गुणते 12 इस प्रकार से हो गया। अभी गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक एक आप प्राप्त करते जाएंगे। चलिए और हम लिखते हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं 24 बराबर, अब इसमें से 2 निकाल दीजिए, 2 निकाल कर इसमें ला दीजिए, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4। अब यहाँ पर बचेगा 6, 4 6 24 हो जाएगा। चलिए और करिए, यहाँ पे 4 बराबर, अब इसमें से फिर 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। अब इसमें से हम लोग 2 निकाल देते हैं ना, 2 निकाल देंगे तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 गुणते 3, 8 3 ये भी होता है, 8 3 24 होता है। यहाँ पर ना आपको 24 के यही सब गुणनखंड मिले, 1 हो जाएगा, 24 भी मिलेगा, 2 भी, 12 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 3 भी, ये सब क्या है गुणनखंड है। चलिए हम लिख देते हैं 24 संख्या 24 के सभी गुणनखंड कौन कौन से बना, एक तो सबका ही रहेगा, फिर यहाँ पर आपको 2 भी मिला हुआ है, 1 भी मिला, 2 भी मिला, 2 3 भी आपको मिल रहा है तो 3 को भी लिख देते हैं। चलिए 4 भी मिल रहा है, 4 को लिख देते हैं, और फिर 6 मिल रहा है ना, चलिए 6 को लिख दिया। फिर 6 के बाद सीधा हम लोग 12 को लिखते हैं ना, 6 के बाद 8 को भी लिखते हैं ना, 8 भी है। चलिए और यहाँ पर 8 हो गया, चलिए 12 है, 12 को भी लिख दीजिए, और फिर एक 24 है, 24 को भी हम लोग लिख देते हैं। तो यही सब 24 के सभी यही गुणनखंड बने, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सब क्या कर देंगे 24 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। अब 15 को हम लोग लिखते हैं ना, ये हो गया। अब बी को लिखते हैं, संख्या हम लोग के पास है 15। देखिए अब हम लोग 15 का बताते हैं, 15 यहाँ पे 1 गुणते 15 लिख देंगे, है ना। एक तो यहाँ पे कोई भी संख्या रहे उसका गुणनखंड 1 तो बनेगा ही बनेगा। चलिए और लिखते हैं 15, यहाँ पे 3 गुणते 5 कर देते हैं, 5 3 15 हो जाएगा, और यहीं 2 संख्या बनेगा और लास्ट में ये बनेगा, बस इसके अलावा तो और नहीं कोई बनेगा इसका। लिखते हैं 15 संख्या 15 के सभी गुणनखंड हम लोग को मिला 1 3 5 15 है। ठीक है, चलिए बी हो गया। सी हम लोग 21 का ज्ञात करते हैं। सी में हम लोग को संख्या दे दिया गया है 21 है, 21 तो यहाँ पे हो जाएगा 21 बराबर 1 गुणते 21, ये दोनों तो बनेगा ही बनेगा। चलिए 7 3 21 होता है ना, 3 गुणते 7, 3 7 21, बस इतना ही बन रहा है इसका। चलिए हम लोग लिख देते हैं इसका संख्या यहाँ पे 21 के सभी गुणनखंड, यहाँ पर 1 बनेगा और फिर यहाँ पे 3 को लिख देते हैं, 3 फिर 7 फिर 21 है, यही है 4 बन रहे हैं। चलिए डी वाले प्रश्न में हम लोग को दे दिया गया है 27 का पूछा हुआ है। चलिए हम लोग नोट करते हैं 27 का। अब 27 का ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 27 बराबर 1 गुणते 27, ये हो गया। फिर लिखिए यहाँ पे 27 है ना,
बराबर 9 तियाँ 27 होता है, या 3 गुणते 9, 3 9 27। और यहाँ पर यदि हम लोग फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे ना, व्युत्क्रम करेंगे तो फिर इसमें 3 आने लगेगा। 3 गुणते 9, मतलब इसमें से 3 लाकर यदि इसमें हम लोग डालें तो यहाँ पे 9 गुणते 3 हो जाएगा, मतलब यही दोनों संख्या रहेंगी। इतना ही बन रहा है इसका, लिख देते हैं 27 संख्या 27 के सभी गुणनखंड, एक तो 1 बना, एक 3 बना, एक 9 बना, एक 27 तो स्वयं रहेगा ही है, यही कुल 4 बन रहा है, 1 3 9 27। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ई वाले प्रश्न पे। ई में हम लोग को संख्या दे दिया गया है ना, 12 का ज्ञात करना है। चलिए 12 ज्ञात कर देते हैं, यहाँ पे 12 लिख देते हैं। 12 बराबर 1 गुणते 12, यह तो हो जाएगा, और यहाँ पे 2 छक 12 होता है ना, तो 12 बराबर 2 गुणते 6 हो गया, यह हो गया। चलिए यहाँ पर 3 से भी हम लोग लिख देते हैं, 12 बराबर 3 गुणते 4, 3 में 4 का गुणा कर देंगे तभी भी आपको 12 प्राप्त होगा, और बस इतना ही सब बनेगा। और 3 में यहाँ पे 6, ये सब हो गया, ठीक है। चलिए सभी हो गया, हम लोग इन सबको नोट कर देते हैं। संख्या 12 के सभी गुणनखंड 1 और फिर 2, 3 भी है, यहाँ पर 3 है, 4 भी है, 4 हो गया, फिर 6 भी है, और यहाँ पर 12, यही सब है गुणनखंड 1 2 3 4 6 12। चलिए ई हो गया। यफ में हम लोग को दे दिया गया 20 का ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यफ का हम लोग ज्ञात करते हैं, जो कि हमें 20 का दे दिया गया है गुणनखंड। तो यहाँ पर 20 बराबर हो जाएगा, 1 गुणते 20 तो रहेगा, फिर यहाँ पर लिखते हैं 20 बराबर 2, इसमें ला दीजिए, 2 गुणते 10, यह भी हो जाएगा। चलिए 20 बराबर, यहाँ पे 4 5 20, 4 का यदि आप 5 में गुणा कर दें तभी भी आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। चलिए कुल इतने प्रकार से ये आपको मिलेगा, यही सब गुणनखंड बना 20 का। लिख देते हैं हम लोग, संख्या 20 के सभी गुणनखंड, एक तो बना 1, ठीक है, फिर 2 भी है, 2 को नोट कर देते हैं। 4 5 है का, 4 5 है, 4 को भी नोट कर दिया, 5 को भी नोट कर दिया, और 10 और 20, 10 कामा 20 है, यही सब गुणनखंड बने। चलिए ये हो गया 20 का, ये फल हो गया ना। अब जी को हल करते हैं। जी में हम लोग को दे दिया गया है 18, इसको भी नोट कर देते हैं। चलिए 18 बराबर 1 गुणते 18 तो रहेगा ही, 18 बराबर 2 में 9 का यदि आप गुणा कर दें तब आपको 18 मिलेगा। चलिए और कैसे आपको 18 मिलेगा, यहाँ पे 3 इसमें ला दीजिए, इसमें से यहाँ पे 6 3 18, या 3 6 18 भी कर सकते हैं, ये भी होगा। बस इतने ही तरह से हो सकता है। लिख देते हैं, संख्या 18 के सभी गुणनखंड, 1 मिला 2 3, 1 2 3, 1 2 3 मिला। चलिए और 6 को लिख देते हैं, फिर 9 को, 6 फिर 9 फिर 18 है, ठीक है, 9 भी यहाँ पे 18 भी है। चलिए ये हो गया जी। अब एच को नोट करते हैं, एच है आपका 23। तो यहाँ पे आप 23 को, तो अभाज्य संख्या होता है ना, ये संख्या सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है, तो यहाँ पे आप 23 बराबर सिर्फ 1 गुणते आप 23 ही लिख सकते हैं ना, इसके अलावा आप कुछ और नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 23 है। लिख देते हैं, संख्या 23 के सभी गुणनखंड, कौन कौन सा बना, 1 और 23, 1 कामा 23 हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आई वाले प्रश्न पे ना। यहाँ पे आई में हम लोग को संख्या दे दिया गया है 36, ठीक है। 36 के सभी गुणनखंड हम लोग ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे 36 बराबर हो जाएगा 1 गुणते 36 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे लिखते हैं 36 बराबर 2 को इसमें ला दीजिए, 2 को इसमें ला देंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब 2 गुणते 18 हो जाएगा। चलिए 18
इसी तरह से लिख देते हैं, 2 गुणते 18 हो जाएगा, इसमें हमने डाल दिया। चलिए अब ऐसे लिख दिया तो इसमें से हम लोग इसमें डालते रहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इसमें से डालिए, फिर 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 यहाँ पे लिखते हैं 36 बराबर, यहाँ पे 4 हमने कर दिया तो इसमें से 2 से भाग दे दीजिए, 9 चौका 36 होता है, ये भी होता है। फिर यहाँ से फिर 3 का क्या कर दीजिए, इसमें प्रवेश करा दीजिए, है ना, 3 इसमें, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 चौको 12, तो 12 यहीं 36 हो जाएगा, चाहे यहाँ पर 3 ही बचेगा, 36 बराबर यहाँ पे 3 गुणते 12, ठीक है, 3 गुणते 12। एक और इसका बन रहा है, 6 में 6 का गुणा कर देंगे तभी भी आपको 36 प्राप्त होगा, 6 गुणते 6। चलिए इतना सब बन रहा है, इन सबको हम लोग नोट कर देते हैं, लिख देते हैं संख्या 36 के सभी गुणनखंड कौन कौन सा मिला, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। नोट कर देते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 5 तो है नहीं, 6 है, 6 बना। फिर 6 के बाद हम लोग लिखते हैं 9 को, है ना, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 18 के बाद 36 को लिखते हैं, 36 है, यही है 36 के संख्या, 36 के गुणनखंड में मिले 1 2 3 4 6 9 12 18 36 हैं। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है ना, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखे, है ना, जो भी प्राकृतिक संख्या से हम लोग शुरुआत में गुणा कर देंगे, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, है ना, प्रथम 5 पूछा हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 से गुणा करके हम लोग यहाँ पे 5 गुणज हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को, और दूसरा में भी हम लोग ए हल करेंगे, जो कि हम लोग का पहला संख्या दे दिया गया है 5, है ना। तो यहाँ पर 5 के हम लोग 5 यहाँ पे गुणज प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे 5 का पहले गुणा 1 में कर देंगे तो एक तो स्वयं यही संख्या मिल जाएगी 5, फिर यहाँ पे 5 का गुणा आप 2 में कर देंगे तो आपको मिलेगा 10, फिर 5 का गुणा आप 3 में कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 3 15, ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 का गुणा आप 4 में कर देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 5 का गुणा 5 में कर देंगे, 5 5 25 हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं 1 से पहले हमने गुणा कर दिया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इसी प्रकार से। तो यही सब आपको मिल रहा है इसके 5 के गुणज, एक 5 मिला, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। तो लिख देते हैं संख्या 5 के गुणज, संख्या 5 के प्रथम यहाँ पे लिखना चाहिए, प्रथम 5 गुणज कौन कौन से मिले हम लोग को, 5 10 यहाँ पे 15 20 25 हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, हमने किस प्रकार से करना है हमने बता दिया, बाकी इनका हम लोग डायरेक्ट करते हैं, बी वाले का लिख देते हैं संख्या 8 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज कौन हो जाएगा, पहले इसमें 1 का गुणा कर देंगे तो 8 ही हो जाएगा, फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे इस संख्या में 16 मिलेगा, फिर 3 का गुणा कर देंगे तो 24, फिर 8 चौका 32, 8 5 40, ठीक है, यही आपको प्रथम 5 गुणज मिले। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर सी पे। प्रश्न नंबर सी में हम लोग को 9 दे दिया गया है ना, इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे संख्या 9 के प्रथम 5 रहेगा गुणज, 9 का गुणा फिर पहले 1 में कर देंगे तो 9 ही हो जाएगा, बस पहाड़ा पढ़ दीजिए 5 बार, 9 कम 9 का फिर 2 में गुणा कर देंगे 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45 है, ठीक है, यही मिल गया प्रथम 5 गुणज। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 हमें दे दिया गया ना, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 दे दिया गया, स्तंभ 2 दे दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न हम लोग को मिलाना है, तो है ना। तो स्तंभ 1 को देखकर तो यहाँ पे इसमें संख्याएं हम लोग नहीं मिला सकते, लेकिन यहाँ पे स्तंभ 2 को हम लोग पढ़कर यहाँ पे मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलाते हैं, आप कापी पर इनको नोट कर लीजिएगा और मिलान कर दीजिएगा, हम यहीं पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना 8 का गुणज, 8 का गुणज मतलब 8 का हम लोग 1 में 2 में इस प्रकार से गुणा करते जाएँ, तो यहाँ पे 8 के पहाड़े में देखते हैं कौन इसमें से मिल रहा है, तो यहाँ पे 8 देख रहे हैं, यहाँ पे 16 आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए 8 के गुणज की हम लोग बात करें तो 8 का 1 में गुणा कर देंगे तो एक 8 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा,
8 3 24 मिल जाएगा। इसी प्रकार से मिलेगा। तो देखिए आपको यहीं 16 मिल जा रहा है पहले ही, ठीक है। तो आगे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा इसका होगा गुणज तो अनंत होगा। तो यहाँ पे 8 के पहाड़े में देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है। ये इसके साथ यहाँ पे ये इसके साथ मिल जाएगा, है ना। अब देखिए 7 का गुणज मतलब 7 का हमें पहाड़ा पढ़ना है। 7 का पहाड़ा पढ़िए। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 3 21, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब तक मिला कि नहीं। 7 दूना 14, 7 3 21, अभी नहीं मिला। 7 चौक 28, 7 5 35। तो देखिए अब यहाँ पर और भी आगे संख्याएं रहेंगी, लेकिन यहाँ पर हमें 35 मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 35 मिल गया हम लोग को। 7 के पहाड़े में देख रहे हैं कि मतलब 7 का यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 में इस प्रकार से गुणा कर दिया जाए ना, तो यहाँ पर आपको 35 मिल रहा है। यहाँ पे 7 के गुणज में आपको मिला 35, ठीक है। ये इसके साथ मिलेगा। अब देखिए 70 का गुणज हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। सी में 70 का गुणज, तो यहाँ पे 70 का यहाँ पे पहाड़ा देखिए 70 हो जाएगा। यहाँ पे गुणज 7 दूना 14, 140 हो जाएगा। 7 3 21। तो यहाँ पर देखेंगे ना इतना ज़्यादा हो जा रहा है। 70 है, 140 है, मतलब 210 है। इस प्रकार से संख्याएं मिल रही हैं ना यहाँ पे 70 की गुणज में। तो यहाँ पर संख्याएं ही अवेलेबल नहीं है ना 70 से, यहाँ पे सब छोटी संख्याएं अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे यह संख्या का मतलब 70 का गुणज जिसमें अवेलेबल ही नहीं है ना, तो यह प्रश्न इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे स्तंभ 1 से किसी के साथ ये मिलान नहीं हो रहा है। चलिए डी को हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ ना 30 का एक गुणनखंड, 30 के गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लोग 30 के यदि हम लोग गुणनखंड की बात करेंगे तो एक सबका होता है। फिर यहाँ पर 3 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा 30, और 5 से भी, और फिर 10 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 15 से भी होगा, 30 से भी होगा। तो यही सब इसका गुणनखंड बन रहा है। तो यहाँ पे 15 मिल जाएगा। यहाँ पे 30 का गुणनखंड यहाँ पे 15 है। चलिए इसको मिला दीजिए। यहाँ पे सेकेंड वाला मिल रहा है यहाँ पे डी से। अब हम लोग ई वाले प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया हुआ है 50 का गुणनखंड। 50 का गुणनखंड तो यह 25 बन जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पर 50 का गुणनखंड हम करके दिखाते हैं। 50 के गुणनखंड में 1 भी मिलेगा, है ना। 2 से भी विभाजित है, और फिर 4 से नहीं विभाजित है। चलिए फिर मिल जाएगा आपको 5 मिलेगा। फिर कौन सा 50 है ना, फिर आपको 10 मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपको फिर 25 मिल जाएगा, 50 है। इस प्रकार से संख्या है। तो यहाँ पे 25 आपको मिलेगा, है ना। जो यहाँ पे 50 है इसको क्या कर देगा, 25 पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे एक गुणनखंड बना, तो यही इसका सही है। इसको हम लोग इससे मिला देंगे, है ना। 5वें वाले प्रश्न में यहाँ पे ई से मिल रहा है। चलिए अब यफ वाले को हम लोग पढ़ते हैं। दिया हो ना 20 का गुणनखंड। तो यहाँ पर एक 20 हम लोग के पास अवेलेबल है ना, तो 20 का 20 से ही मिल जाएगा। क्योंकि यदि हम लोग 20 के सभी गुणनखंडों को लिखें ना, देखिए 1 तो बनेगा ही, 2 भी बनेगा, 3 नहीं बनेगा, और 4 5 20, तो 4 भी बनेगा, 5 भी बनेगा, है ना। और फिर 20 है तो 10 भी बनेगा, और एक 20 भी बनेगा। यही सब 20 के गुणनखंड बनेंगे। तो यहाँ पर ये सब मिल रहा है, लेकिन और यहाँ पर आपको 20 भी मिल रहा है, ठीक है। 20 इसमें अवेलेबल है हम लोग के पास, तो इसी के साथ ये मिलान कर दीजिए। ये हो गया इसके साथ। यदि लिखना है कापी पर तो लिख लीजिए। हल हम लोगों ने तीसरे वाले को किया, तो यहाँ पर जो भी मिला, यहाँ पर जो फर्स्ट था एक किसके साथ था, बी के साथ। जो फर्स्ट का मिलान यहाँ पे हम लोग को बी के साथ हुआ, तो इसको बी के साथ मिला दीजिए। चलिए सेकेंड वाला का यहाँ पे था डी के साथ, है ना। सेकेंड वाले को डी के साथ मिला दीजिए। यहाँ पे सेकेंड का हो गया डी के साथ। चलिए, और जो थर्ड वाला था इसका ए के साथ था, यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड। इसको हमने मिलान किया ए वाले के साथ। चलिए, और यहाँ पे जो चौथा था ये इसका मिला एफ के साथ, चौथा एफ के साथ। पांचवा मिला था ई के साथ, तो हम लोग यहाँ पे ई भर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा हमें प्रश्न दे दिया गया है ना, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो, है ना। मतलब यहाँ पे पहाड़ा पढ़ते जाइए, लेकिन हम लोग को 100 से कम ही तक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 10 में 90, फिर 99 तक हम लोग को लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं हम लोग हल करने वाले हम लोग चौथे वाले प्रश्न को लिख देते हैं। 9 के सभी गुणज जो 100 से कम हो क्रमशः पहले तो एक 9 ही हो जाएगा। यहाँ पर नीचे से हम लोग नोट करते हैं 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 9 दूना 18, 9 तियाँ 27, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 पाँचे 45,
9 छक 54, 50 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, फिर हो जाएगा 9 10 में 90, फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे एक बार आप गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 99। ये जो 9 के हमने सभी गुणा लिखे हुए हैं, इसमें 1 से 2 से 3 से इस प्रकार से गुणा करते हुए गए हम लोग। यहाँ से 10 तक गुणा किए हैं और ये 11 से गुणा किए हैं 9 में हमने ना। तो यहाँ पे 99 तक ही हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमें 100 से कम तक ही लेना है। तो 9 के यही सब गुणज है जो क्या है 100 से कम तक में यही सब आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबको लिख दिया और इस प्रकार से अभ्यास के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।